और कोई डिफरेंट इंटरप्रिटेशन भी किसी का हो सकता है, जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा। एंड एज मे बी द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49, वो जो है entitled to take credit of input tax charge on any supply of goods or services or both which are used or intended to be used, same word use हुआ है, which are used or intended to be used। पहले कहा था which are used, particularly word कर रहे थे which are used, अब उन्होंने intended to be used कर दिया, और in the course, not only in the course but for the furtherance of business also। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आप बिजनेस है, बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, हर जगह उन्होंने किया है, डेफिनेशन में भी डाला है। इसके बड़े रेमिफिकेशंस ये हैं कि अगर आप कोई बिजनेस सोच रहे हैं, इसके लिए आप कोई इनपुट क्रेडिट, मतलब कोई इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, वहां भी आपको बहुत वाइड डेफिनेशन कर दी। तो सीमलेस है या नहीं है, लेकिन वाइडनिंग ऑफ द स्कोप बहुत ज्यादा है। सीमलेस को देखेंगे आगे, लेकिन वाइडनिंग बहुत ज्यादा है इसका। तो इन्होंने वो किया, इंटेंडेड टू बी यूज्ड एंड इंटेंडेड टू बी यूज्ड in the course and furtherance of business, the said amount shall be credited to the electronic credit ledger। मतलब जो एलिजिबल होगा, एलिजिबल क्रेडिट विल बी क्रेडिटेड टू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट। तो ये सेक्शन 60 सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16 कह रहा है। इससे आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि भाई कंडीशंस क्या क्या हैं। तो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, कंडीशंस क्या क्या हैं, वो कहते हैं सबसे पहले आपको टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इनवॉइस, जैसे उन्होंने दे रखा, इनवॉइस होना चाहिए। इनवॉइस रूल में उन्होंने बताया कि भाई इनवॉइस में क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, भाई ये नेम होना चाहिए, उसका फलाना होना चाहिए, 8 आइटम दिए हैं, उसके हिसाब से वो सारी चीजें होनी चाहिए उसकी। एंड दूसरा है गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन रिसीव्ड। क्या मतलब है इसका, कि भाई हमने वो गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव हो गई हो हमें, लेकिन आपने देखा होगा कि जीएसटी की चार्जेबिलिटी तो एडवांस पेमेंट पे भी बन रही है। अगर कोई सर्विस के लिए हमने एडवांस पे कर दिया और सर्विस रिसीव नहीं की, तो टैक्स तो देना पड़ जाएगा उसको, मतलब वो तो टैक्स पे करेगा, लेकिन रिसिपेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय दिस कंडीशन। जब उसको गुड्स रिसीव हो जाएंगे, तभी उसको गुड्स या सर्विसेज रिसीव हो जाएंगी, देन ओनली ही इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये एडवांसेस के केस में इसके रेमिफिकेशंस आते हैं कि भाई हमें ये ध्यान रखना। फिर हम ट्रैकिंग कैसे करेंगे इसकी, कि मानो एक एज ए सप्लायर आपने मेरे को पेमेंट किया, आपने मेरे से कोई गुड्स लेना था कि भाई ये गुड्स भेज देना, आपने मेरे को पेमेंट कर दिया, मेरे लिए वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन गया, मेरे को आउटपुट लेना है। फिर मैं फर्दर जब आपको इनवॉइस करूंगा, आपके पास में कोई टैक्स, आपको विद टैक्स देना पड़ेगा मेरे को पैसा, एडवांस भी, या तो मतलब जो भी है। उसके बाद में जब मैं आपको फर्दर इनवॉइस करूंगा, तो मैं जीएसटी में जैसे उसका जो, जब मैं एडवांस रिसीव करूंगा उसके लिए बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड है, तो मैं एक एडवांस रिसीट वाउचर उसको दूंगा, और वाउचर को जब मैं जीएसटी पे अपलोड करूंगा, तो वहां से एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। तो जो मैं जब फर्दर सप्लाई करूंगा, उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को लिंक कर दूंगा उसके साथ में। सो वो फिर जब आपको मिल जाएगा, देन ओनली यू विल टेक क्रेडिट। द थर्ड इज द टैक्स एक्चुअली पेड, द टैक्स एक्चुअली पेड बाय द सप्लायर टू द क्रेडिट ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ईदर इन कैश और बाय यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी क्रेडिट। सर ये फर्स्ट टाइम है, मतलब ये इतना बड़ा प्रोविजन है कि ये छोड़ेगा नहीं किसी को अपने, और सारे लोग इससे इतने चिंतित हैं कि यस्टरडे आई वाज इन सम डिस्कशन कि जहां बहुत सारे वेंडर इकट्ठे किए थे कंपनी ने, तो कंपनी ने इसी बात के लिए बुलाया था हमें कि उनको डराना है वेंडर्स को। भैया मतलब डराने का मतलब उनसे प्यार से ऐसी बातें करनी है कि भाई आपके बिना हमारी गति नहीं है। हर आदमी अपने वेंडर से, हमें भी अपने वेंडर से डिस्कशन करना पड़ेगा कि भाई आप हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, कि हम क्रेडिट जो हमने आपको टैक्स पे करेंगे उसका क्रेडिट तभी ले पाएंगे जब आप टैक्स जमा करोगे। और अगला भी पढ़ लें, ही हैज फर्निश्ड द मंथली रिटर्न अंडर सेक्शन 39, कि रिटर्न फाइल करेगा, टैक्स पे करेगा, देन ओनली आई कैन टेक क्रेडिट। तो जो मेरा सप्लायर है, मेरा सप्लायर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट बन गया है। नहीं, दिल्ली वेट कुछ वेटों ने जब वेट आया था ना, तब चालू कर दिया था, लेकिन ऑल ओवर आदत नहीं पड़ी है कहीं। ओनली देयर आर ओनली 4-5 वेट स्टेट वेट्स जहां है ये प्रोविजन।
आम पब्लिक को आदत नहीं पड़ी है इस तरीके की। तो वहां कल क्या हो रहा था, मैं एक एक्सपीरियंस एक शेयर करता हूं। तो जैसे मैं एक वेंडर को कह रहा था, बोले यार क्या फर्क पड़ता, क्या कर लेंगे गवर्नमेंट हमारा, भाई वेंडर है, मजबूरी है, लेके आएगा। लेकिन इन्होंने दो चीजें, एक चीज इन्होंने बड़ी अच्छी निकाली है, क्योंकि इन्होंने सेल्फ पुलिसिंग का जब मामला किया है तो इन्होंने जीएसटी क्रेडिट रेटिंग का इन्होंने वो कंसेप्ट निकाला है, क्रेडिट उसका मार्क्स का, स्कोर्स का, कि सप्लायर्स की क्रेडिट जीएसटीएन क्रिएट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लायंस, कि उसने टैक्स टाइम से जमा किया है नहीं किया। उसने आज भी अगर हमें कोई चीज देखनी होती है तो सबसे पहले हम रिव्यूज देखते हैं ना, तो वो रिव्यूज अगर आपको सप्लायर, लेकिन वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम डेवलप होंगे नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में। जैसे उससे सबसे पहले अभी आज से 10 साल 15 साल पहले सिविल नहीं था तो पता नहीं चलता था, एक बैंक से लोन लिया, दूसरे बैंक, उस बैंक को तो पता चल गया चलो दूसरे बैंक से ले लेते हैं, चलो दूसरे बैंक को पता लग गया, उनका नेटवर्क बन गया तो चलो किसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से ले लेते हैं। तो अब क्या हो सकता है, आप ले सकते हो। दिस सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन कि भाई जब ये जो क्रेडिट मतलब ये अप्रेजल आ जाएंगी, स्कोरिंग आ जाएगी, तो उस केस में सप्लायर को आप देखोगे भैया किसका कंप्लाइंट है, उसी से करनी है सप्लाई। बट दिस इज द प्रोविजन विच इज गोइंग टू हिट मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज। बहुत ज्यादा लोग डिस्टर्ब हैं इस प्रोविजन से, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि कैसे लोगों को, क्या सप्लायर को आदत नहीं है पे करने की। रिटर्न फाइल तो उसे साल भर की एक बार भरता है, वो भी देख के भरता है कि कितना आ गया कितना नहीं आ गया। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, ये कंडीशन है, याद रखनी है हमें। नेक्स्ट सेक्शन 39 नहीं, ये कंडीशन 4, आपको टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, आपने गुड्स सर्विसेज रिसीव कर लेने चाहिए, आपके सप्लायर ने टैक्स पे कर देना चाहिए, उसने रिटर्न फाइल करनी है, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है ना सर? हाँ हाँ, रिसीप्ट मतलब इनवॉइस भी होगा और दोनों चीजें होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, इनवॉइस के साथ में दोनों चीजें आएंगी। हाँ, क्रेडिट डेबिट नोट सारे आ जाते हैं, सारे सप्लीमेंट्री इनवॉइस है, क्रेडिट डेबिट नोट है। रूल देखो ये आ गया, रूल ये बात कह रहा क्या क्या होगा इसमें। मतलब ये कहता है कि भाई इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, बिल ऑफ एंट्री एक्सपोर्ट वाली होनी चाहिए, इनवॉइस इशूड इन अकॉर्डेंस विद रिवर्स चार्ज वाला, जो 31 में रिवर्स चार्ज का जो इनवॉइस है वो सब क्लॉज एफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31 में इशू हो रहा है, जो रिसिपेंट ने खुद इशू करना है, जो सप्लायर है, सप्लायर ने खुद इशू करना है अपने लिए, तो वो वाला है, रिवर्स चार्ज का, रिवर्स चार्ज वाला। आईएसडी वाला कह रहा है इनपुट सर्विस, ये सारी चीजें एंड सब। अब ये रूल बात कर रहे हैं हम, रूल 1 जो सब सेक्शन 1 से रिलेटेड एक रूल 1 था, रूल 2 था। रूल 2 क्या कह रहा है, द इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड ओनली इफ द एप्लीकेबल पर्टिकुलर्स एज प्रेस्क्राइब्ड इन द इनवॉइस रूल्स, यानी कि इनवॉइस रूल में जो प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स हैं वो आपके पास आपने कर रखे हो और उसके बेसिस पे फाइल किया हो। थर्ड रूल करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ द टैक्स पेड इन परसुएंस ऑफ एनी ऑर्डर वेयर द डिमांड हैज बीन रेज्ड willful default and suppression shall not be availed, कि कोई भी अगर कोई ऐसा आपने इनपुट क्रेडिट है जिसका आपने डिमांड कोई निकली थी willful डिफॉल्ट की वजह से, वो इन्होंने ब्लॉक कर दिया, उसका आप नहीं ले सकते हो। तो ये अब हम आगे इसके प्रोविजो पे, ये प्रोविजो, इसके 2 प्रोविजो हैं। पहला प्रोविजो कहता है कि भाई जो एक चीज तो इन्होंने सप्लाई ये कर दिया, सप्लायर के लिए कर दिया कि भाई उसको टाइमली जमा करना है और रिटर्न फाइल करनी है। अब एक ओनस उसके ऊपर भी डाल दिया सप्लायर के पास में, भाई तूने इसको पेमेंट भी करना है 180 डेज में। अगर 180 डेज में अगर तुम इसको पेमेंट नहीं करोगे, देन आपको 181वें दिन आपको रिवर्स करना पड़ेगा इनपुट टैक्स, जो आपने क्रेडिट लिया है वो रिवर्स करना पड़ेगा। कब से रिवर्स करना पड़ेगा? बैक डेटेड, 6 महीने की इंटरेस्ट भी पे करनी पड़ेगी, 6 महीने की इंटरेस्ट भी पे करनी पड़ेगी। ये सप्लायर के ऊपर ऑब्लिगेशन है। क्लियर है ना आपको? हाँ, जो उसके लिए रिसिपेंट के ऊपर है कि भाई जो रिसीट कर रहा है गुड्स को, तो उसको 100, लेकिन इन्होंने जो पहले रूल दिया था उसमें इन्होंने कहा था कि ही हैज टू पे टैक्स अलोंग विद द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑल्सो।
तो ये क्वेश्चन निकल के आ रहे थे कि अगर मैंने 1000 रुपए का माल लिया, उस पर 100 रुपए टैक्स था, मैंने 1100 रुपए की जगह उसको 1050 पे कर दिए, तब भी मेरे को रिवर्स करना है। तो इन्होंने रूल में इनके में ऐसे निकल के आ रहा था, जो मेरे पास यहां शायद लिखा होगा इसमें, लेकिन नए रूल में उन्होंने चेंज कर दिया, उसको प्रोपोर्शनेट कर दिया है। अब नए रूल में उसने प्रोपोर्शनेट कर दिया। ऐसा नहीं है कि अगर किसी बंदे को 1000 रुपए देने थे, 1000 रुपए में उसने 700 रुपए दे दिए, तो 300 रुपए पे ही रिवर्सल करना है, पहले पूरे पर रिवर्सल करना था। एक तो इन्होंने ये चेंज किया है इसमें पुराने रूल में, जो नए रूल की अपेक्षा। दूसरा इन्होंने ये कहा है कि 180 दिन के बाद में अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आप रीअवेल कर सकते हो क्रेडिट। 181वें दिन तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। मानो आपने 200वें दिन आपने पेमेंट कर दिया उसका, तो सेम डे यू कैन रिक्लेम दिस क्रेडिट। हाँ, नहीं विद इन 1 नहीं, वो लिमिट इन्होंने हटा दी। यहाँ रूल में पहले उन्होंने क्या किया था, पहले इन्होंने रूल में ना वो लिमिट नहीं दे रखी थी कि अगर मैं सितंबर के, जैसे मानो मैंने कोई पेमेंट किया, मेरा रिवर्सल हुआ अक्टूबर में जाके, और उस साल का क्रेडिट मैं सितंबर तक ले सकता था, तो इन्होंने उसका रिवर्सल करने के लिए वो लिमिट उसमें से हटा दी है। हाँ हाँ जी, हाँ नहीं, ये रिवर्सल की जो लायबिलिटी, देखो इसमें एक और थोड़ा सा डिपार्चर है। रिवर्स का मतलब ये नहीं है कि आप अपने उससे निकाल दो, आपको आउटपुट लेजर में डालना पड़ेगा, वो आउटपुट लायबिलिटी लेजर में डालना पड़ेगा जो रिवर्सल कर रहा है वो। तो वो फिर बाद में उन्होंने बताया हुआ है कहीं कहीं जब, कि भाई कौन सा क्रेडिट आप क्रेडिट लेजर से एडजस्ट कर सकते हो, कौन सा आपको पेमेंट से करना पड़ेगा पूरा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, ये क्रेडिट लेजर से एलिजिबल होना चाहिए, बट आपका जो रिवर्सल होगा ना, वो आपके आउटपुट लायबिलिटी में डेबिट होगा, ना कि इसमें रिवर्सल होगी एंट्री। हाँ नहीं नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव डेट से आप 181वें दिन डाल रहे हो एंट्री, तो इंटरेस्ट आप पे करोगे जिस दिन आपको पे करना चाहिए था, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस टिल डेट, जिस डेट को आपने। हाँ यही वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर एक पैनल एक्शन है। हाँ दैट इज मैंडेटरी आपने करना। अगर आपके पास आपका क्रेडिट ही चला आ रहा है, फिर तो कोई इंटरेस्ट देगा ही नहीं ना। दिस इज समथिंग ए पेनलाइजेशन ऑफ थिंग्स, उसकी वजह से इंटरेस्ट है। मेरे हिसाब से ये उसी तरीके का इंटरेस्ट है सेक्शन 50 में, और शायद एक बार इंटरप्रिटेट किया जा सकता है। हाँ जी, कोई एग्रीमेंट इसके मामले, कोई एक्सेप्शन नहीं दिया अभी तक इन्होंने। अभी इनका क्वेश्चन है कि अगर इससे रिलेटेड, अगर मेरे और सप्लायर के बीच में एग्रीमेंट ही 3 साल के पेमेंट का है, तो कि ये 6 महीने का रूल तब भी लगेगा। ऐसा कोई एक्सेप्शन इन्होंने दिया नहीं है। निकलना चाहिए ये तो बिजनेस एक्सपीडियंसी। अगर मैं 1 साल बाद लेना चाहता हूं तो देन व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू है। हाँ जो भी है, मतलब अभी इस तरीके का इन्होंने, देखो एक्चुअली क्या है कि जल्दी जल्दी में चल रहा है सब कुछ, तो जो एक बार डाल देते हैं, जैसे जैसे प्रॉब्लम आएंगे, मना थोड़ा ना कर रहे, अभी कर देंगे डिफिकल्टी से। हाँ चेंज तो होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी नहीं है ऐसा कुछ भी, अभी नहीं है। और नहीं, ऐसा बिजनेसमैन कभी नहीं रोता। ये बिजनेसमैन के पास वो कहते हैं ना, 3 चीजें हैं, आग, पानी और बिजनेसमैन, इनको कोई चीज रोक नहीं पाई है। तो ये तो चलते रहेंगे जी। अब इसमें एक प्रोविजो ये आ गया। हाँ ये बिजनेस से बाहर थोड़ा ना हो सकती चीज है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दिस रिसिपेंट इज एंटाइटल्ड टू अवेल द क्रेडिट ऑफ द इनपुट पेमेंट टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ द सप्लाई, जब वो ले लेगा। तो इसमें ये जो रूल 2 है, ये रूल 2 इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन ये चेंज हो गया है थोड़ा सा, इसलिए अब नए रूल के हिसाब से देख लेना, है सेम चीज जो मैंने बताई है आपको। सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 16, 1 और 2 हो गए। 1 की कौन सा था, जनरल प्रोविजन, 2 क्या था, कंडीशंस, एंड 3 क्या है, कैपिटल गुड्स के लिए। अगर आपने कैपिटल गुड्स पे जो टैक्स अमाउंट है उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी ऑन द टैक्स अमाउंट, आईटीसी ऑफ द टैक्स अमाउंट। क्लियर है ना।
टोटल अमाउंट का तो आईटीसी मिलता नहीं ना कभी, टैक्स अमाउंट का आईटीसी मिलता है ना, ठीक है ना। एंड फोर्थ क्या कहता है, ये फोर्थ टाइम लिमिट बता रहा है कि किस टाइम लिमिट तक आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हो। तो कहा ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, कब है? 20 अक्टूबर। हाँ नहीं, सितंबर मंथ की रिटर्न, जैसे मानो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 17-18 के लिए आप जीएसटी की रिटर्न, जीएसटी में चल रहे हैं, तो 18 के बाद में जब अगले फॉलोइंग दी फाइनेंशियल ईयर जो सितंबर आएगा उसकी जो ड्यू डेट होगी, जैसे 17-18 के बाद में सितंबर कब आएगा? सितंबर 18 आएगा। 18 सितंबर की ड्यू डेट क्या होगी? 20 अक्टूबर 2018। तो यहाँ तो 20 अक्टूबर 2018 और एनुअल रिटर्न जो फाइल करनी है आपने वो 31 दिसंबर 2018 तक फाइल करनी है। तो कई लोग अगर पहले फाइल कर देंगे तो एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट और जो 20 सितंबर की 20 अक्टूबर की डेट है जो पहले होगी वो कट ऑफ डेट है, बस उसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर सकते। यानी कि इन्होंने जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की टाइम लिमिट है वो भी ऐसे कर दी कि आगे अगर आप अप्रैल वाले का क्रेडिट कब से ले सकते हो? 20 अक्टूबर तक। अप्रैल 2017 के बिल का क्रेडिट आप कब तक ले सकते हो? 20 अक्टूबर 2011 तक, 2018 तक सॉरी। तो और 31 मार्च वाले का कब से ले सकते हो? भाई उसके लिए तो 18 महीने हो गए और 31 मार्च वाले के लिए 6 महीने हुए। सो दिस इज द टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट। जो 12 महीने वाला, जो बार बार हम 12 महीने वाला बात करते हैं ना, वो 12 महीने वाला हम कंफ्यूज इस बात से होते हैं कि मेरे को रिवर्सल करना है इनपुट का या एडिशनल लेना है, तो मैं 12 महीने वाला पुराना वो होगा बिल, उसी का ले पाऊंगा मैं। ये 12 महीने का, इसमें कोई इनपुट के रेगुलर अवेलमेंट में कोई टाइम लिमिट नहीं है 12 महीने की। क्लियर है ना? तो 12 महीने का जो हमारे पास कई बार जहन में आता है, 12 महीना इज समथिंग एल्स जो हम डिस्कस करेंगे का, इसका अवेलमेंट नहीं है, ठीक है। नहीं, सेक्शन 16 पूरा हो गया है। इसमें सेक्शन 16 से रिलेटेड कोई इश्यूज? आगे बढ़ाइए। हाँ ना, हाँ जी बताएं। है? हाँ, अब आगे आएगा, अब आगे आएगा एग्जाम्पशन के लिए। हाँ जी, हाँ हाँ जी बिल्कुल, रिटर्न में सारी ट्रैकिंग सिस्टम है। आप जब रिटर्न फाइल करेंगे, जब मैं रिटर्न का थोड़ा सा प्रोसीजर बना दूं सो दैट कि आप अप्रिशिएट कर पाएं इसको, आईटीसी को कैसे चलेगा। एक रिटर्न से रिलेटेड एक प्रोसीजर बता रहा हूं कि रिटर्न कैसे हमारी फाइल होंगी। हमारी 3 रिटर्न फाइल होंगी। रेगुलर, जो रेगुलर डीलर हैं वो 3 रिटर्न फाइल करेंगे। एक रिटर्न फाइल करेंगे जो अपनी आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न फाइल करेंगे 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मंथली रिटर्न फाइल होंगी। एक ही बात है सर, रिटर्न ही है। आप वो स्टेटमेंट कह लो, इंफॉर्मेशन कह लो, रिटर्न कह लो, वो 3 रिटर्न ही हम मानते हैं, आप स्टेटमेंट कह लो उसको। तो मतलब हमारा, वैसे उन्होंने स्टेटमेंट ही बोला है आपके हिसाब से, तो हम 3 स्टेटमेंट फाइल करेंगे सर के हिसाब से। मतलब वैसे एक स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट सप्लाईज की रिटर्न फाइल करेगा हर सप्लायर ऑन 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अब उसके बाद में एक रिटर्न वो जीएसटीआर 1 है, जीएसटीआर 2 फाइल करेगा वो 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो जीएसटीआर 2 फाइल जो करेगा तो वो कैसे फाइल करेगा? जिस बंदे की जीएसटीआर 1 फाइल होगी उसका कंसोलिडेशन पॉपअप हो जाएगा मेरी स्क्रीन पे। उस पॉपअप में मैं देख लूंगा कि भाई क्या क्या आया है, क्योंकि सारी और लोगों की आउटपुट सप्लाई मेरी इनपुट हो जाएगी। इनपुट को मैं देख लूंगा, उसमें क्या क्या ऐड करूंगा मैं। रिवर्स चार्ज वाला तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज वाला मैं ऐड करूंगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला तो मेरे को फिर वहां से आ जाएगा, ITR 6 से आ जाएगा। तो मैं उसमें रिवर्स चार्ज का ऐड करके फिर अपना GSTR 2 फाइल कर दूंगा। जब मेरा GSTR 2 फाइल हो जाएगा, एक सेकंड, GSTR 2 फाइल हो जाएगा तो वो जब पहला सप्लायर GSTR 1 फाइल करेगा तो मेरे पास में दूसरे सप्लायर के पास में क्या दिखेगा उसको? GSTR 2A दिखेगा उसको, जो ये बताएगा कि ये 2A उसको ये बताएगा कि उसकी जो इनवर्ड सप्लाईज हैं फ्रॉम दी आउटवर्ड सप्लाईज फाइल्ड बाय द डिफरेंट वेंडर्स, वो दिखा देगा उसको। उसमें से इंफॉर्मेशन पॉपअप करके वो अपना GSTR 2 फाइल कर देगा। और GSTR 2 जब वो फाइल होगा तो वो GSTR 2 उसके पास में वापस चला जाएगा GSTR, मतलब वो 1A1 के सप्लायर के पास में।
तो मतलब ये पूरा ट्रैकिंग सिस्टम है। तो मतलब इतनी ट्रैकिंग तो इसमें भी नहीं है, 26AA में, मतलब 26AS में भी नहीं है, लेकिन इसमें 100% ट्रैकिंग है कि आप बच नहीं सकते। आपको क्रेडिट तभी मिलेगा, नहीं तो एक बार प्रोविजनल मिल जाएगा, बाद में जब मैचिंग एंड रिवर्सल होगा तो उस समय सारा क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा एंड यू हैव टू पे द टैक्स अदरवाइज। बहुत ही कंपैक्ट, हम अगले सेशन में लेंगे क्रेडिट वाला सारा, लेकिन इतना ज्यादा कंपैक्ट एंड वो बना दिया है कि मतलब बच नहीं सकता कुछ भी। रिटर्न फाइल तभी होगी जब आपका टैक्स जमा हो जाएगा और जब आपकी रिवर्सल मैचिंग वैचिंग सब हो जाएगी, उसके बाद में भी आपकी लायबिलिटी दोबारा पॉपअप हो सकती है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, बिल्कुल कंट्रोल्ड है पूरा। ठीक है सर, अब चलते हैं आगे सेक्शन 17। हाँ जी, हाँ ऐसा है, आपने हाथ जोड़ने पड़ेंगे, उसके पैर छूने पड़ेंगे, उसको कहना पड़ेगा भाई कर दे। क्रेडिट लेना है तो आपके पास में कोई रास्ता नहीं है। बाई चांस नहीं करता तो आपको आउटपुट लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, और जब वो कर देगा फिर आप रिवर्स कर लेना। सर कैसे मानोगे, 10 रुपए के लिए तो भाई कर दे, भाई कर दे, भाई कर दे। हाँ तो मैं यही तो कर रहा हूँ सर, ये सारी प्रैक्टिस खत्म करनी पड़ेगी। अब देखो अभी विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा होने जा रहा है। अभी तक भी उन्होंने श्रीनगर में बैठ के यहाँ इतनी थोड़ी सी ठंडक भी कर दी। सर वो वहां ठंडक यहाँ भी कर रहे हैं, वो करें तुम भी ठंडे हो जाओ। हाँ 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 सर, अभी तो आप ये देखो, इस पे तो लड़ाइयां, इस पर झगड़े होंगे कि भाई नहीं करता भाई। मतलब ये तो बिजनेस बिजनेस टूल बन जाएगा, बंदे का बिजनेस टूल बन जाएगा। हाँ तो चलो सर आगे चलते हैं, हमारा थोड़ा सा सेशन आज जल्दी भी खत्म करना है, मतलब टाइमली खत्म करना है, जल्दी क्या। तो अब सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 17 सिंपल प्रोविजन है। ये कहते हैं, अब ये आगे इस बात पे, अभी तो हमने कह दिया सब कुछ मिलेगा आपको सर, सब कुछ मिलेगा, सीमलेस है, लेकिन अब देखना क्या क्या नहीं मिलेगा। अब ये कहते हैं कि अगर कोई सप्लायर सप्लाई कर रहा है जो नॉन बिजनेस, मतलब जो यूज कर रहा है आईटीसी को, जो नॉन बिजनेस भी है और बिजनेस भी है, तो हम नॉन बिजनेस वालों को नहीं देंगे भाई इनपुट क्रेडिट। जैसे भाई आप फोन हो, मतलब फोन है मना हमारा, अब फोन को आप ये नहीं कह सकते कि फुली उसके लिए बिजनेस के लिए यूज हो रहा है या फुली उसके लिए यूज हो रहा है नॉन बिजनेस के लिए, तो ये तो कॉमन पूल में चला जाएगा। लेकिन एक आपने मानो अपने घर के लिए एक क्रेडिट कार्ड से कोई सामान खरीद लिया, मानो अपने लिए शर्ट खरीद ली, और आपने कह दिया ये शर्ट मैं किसी को गिफ्ट दूंगा बिजनेस प्रमोशन के लिए, बाद में आपका मन बहका, आपने कहा यार क्या पंगे में पढ़ूं इसको, कल को वो डिसअलाउ कर देगा, मैं ही कर देता हूं। तो जो एक्सक्लूसिव सप्लाईज हैं जो नॉन बिजनेस पर्पज के लिए हैं, उनका वो कहते हैं आप खुद ही कर लो, सेल्फ असेसमेंट कर दो, आप बाइफरकेट कर दो अपने इनपुट क्रेडिट को कि भाई कौन सा नॉन बिजनेस के लिए, कौन सा अफेक्टिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाईज करने के लिए हो रहा है, और कौन सा एक्सक्लूसिव टैक्सेबल सप्लाईज के लिए हो रहा है। तो अगर मानो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मेरा टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट एक इनवॉइस के लिए, अच्छा ये सारी चीजें इनवॉइस वाइज करनी है मैंने, मतलब इंपॉर्टेंट चीज है ये है मनोज जी इसमें कि ये सारी चीजें इनवॉइस लेवल पे करनी है मैंने। जब रूल में जाएंगे वो ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई एक इनवॉइस आ गया जिसमें 10,000 रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट है, मानो सी एस और आई जो भी है, मैं आई मान लेता हूं इसमें, अब उस इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए मैंने अपने आप को ये चूज करना है कि इसमें यार जो एक्सक्लूसिव बिजनेस पर्पज के लिए एक शर्ट आइटम आ रहा है, इसको अलग कर देते हैं जो 1,000 रुपए है, तो 1,000 रुपए मैंने अलग कर दिया। उसके बाद में जो मेरी आउटपुट सप्लाई है उसमें एग्जेंटेड सप्लाई है 20%, रेशियो 20% का है फॉर एग्जांपल, अभी मान लेते हैं, तो 10,000 का 2,000 एग्जेंटेड सप्लाईज के लिए जो एक्सक्लूसिव है वो माइनस कर दो, कितना रह गया 7,000। 7,000 में से अब हम ये देख लेते हैं जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाईज के लिए है, तो वो मान लो आ गया 5,000, 1,000, 2,000 और 5,000, बचा कितना 2,000। तो 5,000 को तो मैं पहले लेके जाऊंगा उसमें, एक तो 5,000 तो मेरा पक्का है, वो तो क्रेडिट लेजर में चला ही जाएगा। 2,000 जो मेरा कंबाइंड है, मतलब जो 2,000 बच गया, एक तो एक्सक्लूसिव वाला, एक्सक्लूसिव फॉर नॉन बिजनेस पर्पज, एक्सक्लूसिव फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज और एक्सक्लूसिव फॉर टैक्सेबल सप्लाईज,
3 चीजें हो गई ना। चौथी चीज ये हो गई जो कॉमन पूल है, जो नॉन बिजनेस के लिए भी टेलीफोन, जो नॉन बिजनेस के लिए भी यूज हो सकता है, और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए कॉमन खर्चे मेरे कॉमन पूल को भी क्रेडिट लेजर में लेके जाऊंगा मैं। तो क्रेडिट लेजर में मेरी 2 चीजें जाएंगी, एक तो जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाईज के लिए है, और एक वो जो तीनों चीजों के लिए है, कॉमन पूल है। बाद में मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस कॉमन पूल में से मेरे को 2 चीजें हटानी पड़ेगी कैलकुलेट करके, कि जो नॉन बिजनेस टेलीफोन का जो खर्चा है ना, जो अभी तो कॉमन था, जो नॉन बिजनेस के लिए कितना पार्ट है और जो एग्जेम्प्टेड के लिए कितना पार्ट है, ये मेरे को हटाना पड़ेगा। यही ये सेक्शन कह रहा है। इसका एक एग्जाम्पल भी हम लेंगे, एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सेक्शन सिंपल सा ये कहता है कि ब्लॉकेज रिस्ट्रिक्शन ये कह रहा है कि भाई एक बिजनेस होता है, उन्होंने बड़े ये जो यूज किया था ना, पहले इन्होंने नॉन बिजनेस की से पर्सनल यूज किया था। तो पर्सनल कई लोगों ने उनको टोक दिया, पर्सनल क्या होता है बिजनेस में, एवरीथिंग इज बिजनेस। तो उन्होंने कहा चलो ये वर्ड अच्छा नहीं लग रहा, आप बुरा मान गए इस वर्ड का, हम नॉन बिजनेस कर देते हैं इसको। तो गवर्नमेंट ने फिर इसको नॉन बिजनेस कर दिया। तो ये इस तरीके का, अब आपके पास में जितना इनपुट क्रेडिट है उसको आपने इस तरीके से डिवाइड करना है। ये सेक्शन यही कह रहा है कि पार्टली यूज फॉर बिजनेस पर्पसेस, पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेस। सब सेक्शन 2 है पार्टली फॉर अफेक्टिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, पार्टली फॉर अफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाईज। वो उन्होंने बता दिया सर, वो सारी परेशानी आपकी सॉल्व कर देंगे। उन्होंने कह दिया कोई पंगा नहीं है। एक चीज तो आपको पता लग जाएगी कि कोई चीज एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए है, नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए, ये तो पता कर जाएंगे ना। शर्ट लेके आए हैं नॉन बिजनेस है एक्सक्लूसिव, वो तो पता चल जाएगी। ये भी पता लग जाएगी कि ये एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए। जैसे मानो मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं कि कोई मैंने सर्विस ली, लेकिन जो टेलीफोन वाली हो गई का, मतलब कोई ऐसी सर्विस हो गई जो कॉमन पूल में जाती है, तो वो कहते हैं नॉन बिजनेस के लिए, नॉन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 5% हटा दो उसका। हाँ हाँ हाँ, किस पे? हाँ, जैसे I say कि I'm ABC. This is my partnership firm. Mobiles are in our individual names. Firm is registered with the under the GST Act. I am not registered. Since the mobile is in my personal name, I cannot get the credit for. नहीं देखो, ये चीजें अभी उन्होंने ये किया, अगर खर्चा अगर वहां से पे कर रहे हो आप, मोबाइल किसके नाम से, ऐसी सारी चीजें, क्योंकि अभी इन्होंने डाली नहीं, लेकिन आज के एक्ट में ये सारी चीजें जुडिशियली प्रोनाउंसमेंट में आ गई। उन्होंने कहा अगर आप दे रहे हो किसी को मोबाइल का, आप अपने यहाँ बुक करके उसको पैसे दे रहे हो, मोबाइल उसके नाम पे भी, तब भी वो क्रेडिट दे रहे हैं। सर वहाँ पे तो आएगा नहीं ना, जो मेरा वहाँ पे जो, हाँ जीएसटीएन में नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा नहीं, जीएसटीएन में नहीं आएगा। अब जीएसटीएन में आपने अपने एम्प्लॉय का या तो अपने नाम से लो या अपने एम्प्लॉय का रजिस्टर करवाओ, ठीक बात है। तो अभी इस सेक्शन पे आते हैं, इस सेक्शन पे आते हैं। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोसीजरल पार्ट है ये, और इसको अगर नहीं समझा तो आईटीसी में ऐसा लगेगा यार कुछ मिस हो गया। सिंपल है बिल्कुल, कुछ कंफ्यूजन नहीं है इसमें, बिल्कुल एकदम एक जो उत्कर्ष, अगर आप दे सको तो मैं 5 मिनट के, या फिर दे दो, अगर 5 मिनट में हो जाएगा वो वाला दे दो, बस 7 रूल 7 वाला। एक हमने इलस्ट्रेशन बनाया है, वो इलस्ट्रेशन शेयर कर लेते हैं तो इससे ये क्लियर हो जाएगा है? ये हाँ, अब जब तक हम ये कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, वो कहते हैं कि भाई अब एग्जेम्प्टेड सप्लाई कौन सी है, क्या होनी चाहिए एग्जेम्प्टेड सप्लाई। क्या कोई बता सकता है कि अगर मैं कहूं कि जो टैक्सेबल सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई में एग्जेम्प्टेड सप्लाई इंक्लूड है, अगर मैं ये बोलूं तो एम आई राइट और रॉन्ग है जी? मैं कहता हूं कि टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड्स एग्जेम्प्टेड सप्लाई। इज इट राइट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट है? रॉन्ग स्टेटमेंट। तो अभी थोड़ा सा ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। जब मैंने कहा था, जहां जहां बात आई थी, तो मैंने कहा आईटीसी में डिस्कस करेंगे इसको। हमने एक कंसेप्ट सप्लाई में ये भी डिस्कस किया था कि समथिंग विच इज नॉट अ सप्लाई, तो क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता कि वेदर इज टैक्सेबल सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। भाई समथिंग विच इज अ सप्लाई, देन ओनली द क्वेश्चन अराइजेज समथिंग इज टैक्सेबल। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
मतलब you need to note this concept. This is a very important concept and this is a crux of the whole GST. So first of all, we need to understand what is a taxable supply. What is a taxable supply? The taxable supply is a supply which is liable under GST. And what is non-taxable supply? Something which is not liable under GST. कोई कंफ्यूजन है? एक एग्जाम्पल ऐसे के ले लेते हैं, समथिंग विच इज नॉट लाइबल अंडर जीएसटी. नॉन टैक्सेबल सप्लाई कौन सी है? पेट्रोल डीजल कहते हैं सर. और कोई बताएगा? है? मतलब मैं कह रहा हूं नॉन टैक्सेबल सप्लाई का एग्जाम्पल क्या है? लिकर की बता रहे हैं. और कोई एक पेट्रोल डीजल बता रहे हैं, लिकर बता रहे हैं. और कोई बता सकता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई कौन सी है? हैं जी? स्टैम्प ड्यूटी वाला. हाँ. सो बिल मतलब बेसिकली हमें कहां से पता लग रहा है? हमें वहां से पता लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेफिनेशन दी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में नॉन टैक्सेबल मतलब उसको बताया है कि व्हाट इज लाइबल फॉर जीएसटी. Liable for GST, every supply is liable for GST except one thing, liquor for human consumption. इसके अलावा जो उन्होंने वहां लिखी हुई, देखो इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें वो तो एक्सक्लूडेड वैसे हैं, लेकिन ह्यूमन कंजम्पशन के लिए लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉट लाइबल फॉर टैक्सेशन, मींस दिस इज द सप्लाई विच इज नॉट टैक्सेबल सप्लाई. व्हाट अबाउट द लैंड एंड बिल्डिंग? हाँ है जी. कॉन्स्टिट्यूशन में राइट नहीं है, लेकिन इन्होंने सप्लाई की डेफिनेशन में कहीं वर्ड यूज किया है लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग सर वो वाला इंक्लूड किया है. नहीं, रियल एस्टेट को तो किया है, लेकिन इन्होंने शेड्यूल 3 में एक वर्ड यूज किया है, लैंड एंड बिल्डिंग. सप्लाई ऑफ लैंड एंड सप्लाई ऑफ बिल्डिंग. नहीं, शेड्यूल 3 को इन्होंने एक शेड्यूल 3 है सप्लाई सेक्शन में जो यूज कर रहे हैं. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भाई हम अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हमारा आईटीसी वाईटीसी में कहीं पर प्रॉब्लम नहीं है कोई. तो उन्होंने ये एक चीज यूज की है कि समथिंग विच विल नॉट बी सप्लाई, विच विल नॉट बी ए सप्लाई ऑफ ईदर गुड्स और सर्विसेज. सेल ऑफ लैंड इज नॉट ए सप्लाई. उन्होंने अगर वो सप्लाई नहीं होती तो वो उसको एक्सक्लूड क्यों करते? यानी कि सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई है, तभी उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया ना उसको. लेकिन अगर जो चीज एक्सक्लूड हो गई कि जो सप्लाई ही नहीं है, तो उसमें जीएसटी का क्या मतलब है? लेकिन इन्होंने एग्जेम्प्टेड में वो भी ले लिया. मतलब हमारे पास से 3 फ्रेजेस निकल के आए हैं. एक फ्रेज निकल के आया टैक्सेबल सप्लाई क्या है. हम कहते हैं एवरीथिंग इज टैक्सेबल सप्लाई अदर देन लिकर फॉर होम कंजम्पशन. इसका मतलब टैक्सेबल सप्लाई में क्या क्या चीज इंक्लूड है? टैक्सेबल तो इंक्लूड है ही है, एग्जेम्प्टेड भी इंक्लूड है, जीरो रेट वाली नील रेट वाली सप्लाई भी इंक्लूड है, और वो सप्लाई भी इंक्लूड है. मतलब सप्लाई, लेकिन वो सप्लाई इंक्लूड नहीं है इसमें जो लैंड, सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग, जो शेड्यूल 3 वाली सप्लाई, वो जो शेड्यूल 3 वाली है, जहां शेड्यूल 3 है, 2 नहीं है. 2 में जो ये कहता है, 3 में वो ये कह रहा है कि दीज 4 थिंग्स, जैसे सर्विसेज प्रोवाइड बाय द पार्लियामेंटेरियन, सर्विसेज प्रोवाइड बाय द कोर्ट, जो 4-5 सर्विसेज हैं, उसको उन्होंने कहा है कि सर्विस तो सप्लाई तो है वो मेरी, लेकिन हम जीएसटी के पर्पज से इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं सप्लाई की डेफिनेशन से. सो दीज पर्टिकुलर सप्लाईज जो एक्सक्लूडेड है शेड्यूल 2 वाली, दीज आर नीदर दी टैक्सेबल सप्लाईज नॉट दी नॉन टैक्सेबल सप्लाईज. दीज आर नॉट एट ऑल दी सप्लाई एट ऑल. लेकिन जब ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई की बात करते हैं तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई में वो सप्लाई तो आनी नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट ए सप्लाई एट ऑल. तो इन्होंने वैसे अदरवाइज नहीं आ रही है, लेकिन आईटीसी के पर्पस के लिए इन्होंने एग्जेम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन ही चेंज कर दी. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एग्जेम्प्टेड सप्लाई का वही मैं कह रहा हूं कि एग्जेम्प्टेड टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड्स एग्जेम्प्टेड सप्लाईज
जो टैक्सेबल सप्लाईज हैं जो थ्रू नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट कर दी जाती हैं उनको एग्जेम्प्टेड बोल देते हैं हम, लेकिन नॉन टैक्सेबल वही हैं जो जीएसटी में लेविएबल ही नहीं है। लेकिन जो सप्लाई जीएसटी से उन्होंने एक्सक्लूड कर दी थी, जिसको सप्लाई नहीं माना था, उसको इन्होंने एग्जेम्प्टेड सप्लाई में कभी नहीं आ सकती वो, लेकिन इन्होंने आईटीसी के पर्पज के लिए स्पेशल सेक्शन बनाया है इन्होंने, और सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग इन्होंने ऐड कर लिया स्पेशली, वहां से दो एंट्री उठा ली है शेड्यूल 2 से, शेड्यूल 3 से 2 एंट्रियां उठा ली हैं इन्होंने। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दे वांट टू गिव यू अ लेसर वैल्यू ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर ये डिनोमिनेशन बढ़ा देंगे, अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई का डिनोमिनेशन बढ़ा दिया तो वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आपको। यानी कि मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं कि आज की डेट में अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरा 5 करोड़ का टर्नओवर है और उसमें मैं अपनी कोई सेल ऑफ लैंड भी कर दी मैंने कोई, तो और सेल ऑफ लैंड का काम भी मैं मतलब वहां बैठ के कर रहा हूं, चलो मेरा एक छोटा सा पार्ट है, एक बिजनेस और भी है, तो सेल ऑफ लैंड वाले के लिए भी मेरे को एग्जेम्प्टेड सप्लाई में उसका, अगर मेरा टर्नओवर सेल ऑफ लैंड का मानो 5 करोड़ है और उसका भी 5 करोड़ है, तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई मेरी 5 करोड़ है, जबकि जीएसटी में उसको सप्लाई नहीं माना है। तो हमें एज ए रजिस्टर्ड पर्सन एक बार ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर एज एन इंडिविजुअल मैं रजिस्टर्ड हूं और मैं सेल ऑफ लैंड कर रहा हूं या सेल ऑफ बिल्डिंग कर रहा हूं, तो मेरे को यह ध्यान रखना पड़ेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते समय कि कितना लूं। मैं तो सोचूं मेरे तो सारी टैक्सेबल सप्लाईज एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सब पे मैं सब टैक्स पे कर रहा हूं। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी डेंजरस थिंग दे हैव प्रोवाइडेड टू रिड्यूस द टैक्स क्रेडिट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो ये इन्होंने डाला है, स्पेशल सेक्शन है सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 17, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें डिफाइन किया है, मैं बताता हूं क्या क्या इंक्लूड एक्सक्लूड किया है। ये किया है इन्होंने कि भाई सप्लाई ऑन विच टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज, ये भी कह दिया इन्होंने कि अगर एज अ पर्सन एज अ सप्लायर अगर मैं कोई सप्लाई पे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरा इनपुट तो है, लेकिन जो जिसके ब्याह पे मैं टैक्स पे कर रहा हूं उसकी सप्लाई में तो ऐड होना चाहिए ना। ये भाई टैक्स तो पे नहीं किया उसने, तो उसकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई बना दिया उसने। जैसे रिवर्स चार्ज के केस में मेरे 2 केसेस हैं, एक तो रजिस्टर्ड पर्सन बाइंग समथिंग फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्सन, एक तो ये है ना, दूसरा है कि जिसको वो नोटिफाई करेंगे तो दोनों रजिस्टर्ड पर्सन होंगे तब भी रिवर्स चार्ज हो सकता है। दोनों रजिस्टर्ड पर्सन होंगे जो सेक्शन 9(4) में दिया है उन्होंने टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। वो बहुत सारे जैसे वकीलों की है, मतलब किसी चीज के लिए है किसी चीज के लिए नहीं है, मतलब कुछ ऐसी सर्विसेज हो सकती हैं जिसको जैसे जीटीए हो गया कि भाई वो अगर छोटा है रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा लेकिन वो वहां कर लेगा, दोनों तरीके से उन्होंने रखा है इस तरीके का। तो वो हो गया वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एज एडॉप्टेड फॉर द पर्पज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। वैल्यू क्या ली जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग की, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन में होगा। इवन इन्होंने सिक्योरिटीज भी उठा लिया, सिक्योरिटीज 1% ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज। अगर मैं शेयर का काम भी करता हूं तो दो सिक्योरिटीज नॉट अ गुड्स, इट्स नॉट अ सप्लाई एट ऑल, इट्स नॉट अ टैक्सेबल एट ऑल, लेकिन एग्जेम्प्टेड सप्लाई में ऐड करने के लिए स्पेसिफिकली ऐड कर दिया इन्होंने बाय लॉ। हाँ जी, हम्म हम्म ठीक है जी। वो आपका प्राइवेट था सर, हाँ और जी। एक आपकी फर्म है जिससे आप अपने टैक्स इनवॉइसेस वगैरह करते हो। तो आपके शेयर जो आपने बेचे 5 करोड़ रुपए के खरीदे बेचे, वो आपकी फर्म के टर्नओवर में इंक्लूड होंगे कि क्या होगा? देखो आई मीन टू से डैट अगर मैनेजमेंट कोई काम करती है सेल परचेज का, उसके ये पेन बेस्ड है, तो क्या उनका वो बिजनेस से हटके किया हुआ काम इसमें सप्लाई के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा क्या? देखो अभी अगर मैं कहूं अगर दोनों लोग एक ही पेन पे काम कर रहे हैं एज अ प्रोपराइटर में, एक ही होगा सर हमेशा। नहीं मैं वही एक आपकी बात को नहीं रिपीट ले सकते ना। मैं आपकी बात को रिपीट कर रहा हूं, एक सेकंड, ट्राई टू लिसन। मैं वही बात कर रहा हूं कि एज अ प्रोपराइटर इफ आई हैव अ चार्टर्ड आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट
एंड ऑब्वियसली जैसे आप बता रहे हैं कि मैं उसी पेन पे मैं अपना शेयर्स का बिजनेस भी कर रहा हूं या मैं लैंड का भी ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, तो क्या मेरी एग्जेम्प्टेड सप्लाई में वो ऐड होना चाहिए जीएसटी के पर्पज से? मेरे को कहीं एक्सक्लूजन नजर नहीं आ रहा, यहां कहीं एक्सक्लूजन नहीं है इस तरीके का कि अगर मेरे को जब इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी चीजों पे लेनी है तो देन आई हैव टू एनालिसिस दिस पर्टिकुलर प्रोविजंस के भाई वो मेरे पे एप्लीकेबल होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि इन्होंने मेरे रजिस्टर्ड तो मैं रजिस्टर्ड एज अ रजिस्टर्ड पर्सन तो मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, एज एन इंडिविजुअल आई विल ऑल्सो डूइंग सो मेनी थिंग्स। सर आपने अपना मतलब छोटा घर था, छोटा घर बेच के बड़ा ले रहे हो, इट डजेंट मेक एनी सेंस कि वो आपके टर्नओवर में इंक्लूड नहीं आना चाहिए। मतलब अगर पर्सनल असेट्स हैं, जैसे अगर मैं कहता हूं कि अगर मेरी बिजनेस असेट अलग है जो मैंने बिजनेस में कर रखी हैं, अगर मेरी पर्सनल असेट्स है, मैं पर्सनल असेट बेचता खरीदता मतलब बेचता हूं, तो मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। बट दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ फूड फॉर थॉट टू बी डिस्कस्ड। लेकिन इंटरप्रिटेशन अभी ये आता है कि अगर प्योरली पर्सनल असेट्स हैं तो वो एक्सक्लूड होनी चाहिए, वो इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ना उन्हीं के नाम से ही बिजनेस होता था। हाँ हाँ आप हमेशा बिल करोगे, सीए संजय करोगे, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कुछ करना मतलब इसको इसको एक बार पूरा एक थॉट देने की जरूरत है जब हम इसमें ले रहे हैं। लेकिन प्रोविजन ये है, ये जो कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि भाई इसमें हम ये चीजें शामिल कर लेंगे एग्जेम्प्टेड टर्नओवर में। अब हम आ जाते हैं कि भाई इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। एक पेपर मेरे को भी दे दो। ये एक एग्जाम्पल है जो रूल 7 में किस तरीके से आपने इनवॉइस लेवल पे अपने आप को इसको वो करना है। रिवर्स चार्ज वाला, रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि मैं सप्लायर हूं, somebody is recipient, एज अ सप्लायर, मतलब रजिस्टर्ड सप्लायर का मतलब इफ आई एम परचेजिंग समथिंग फ्रॉम दी एंड पेइंग रिवर्स चार्ज, तो मेरे लिए तो इनपुट तो है, लेकिन उसके एग्जेम्प्टेड टर्नओवर में वो शामिल होगा क्योंकि उसने सप्लाई तो किया ही है ना, मेरे को टैक्स पे नहीं किया है ना। मतलब मैं ऐसे समझाता हूं, एक एस है, एक आर है। मैं एस हूं तो मेरे को तो इनपुट में आ रहा है, मेरे को तो आउटपुट में भी नहीं जाएगा क्योंकि मेरे आउटपुट है ही नहीं है। लेकिन उसका तो आउटपुट है ना आर का। आर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिवर्स चार्ज की सप्लाई को उसका तो आउटपुट है ना ये, तो उसको कह दिया एग्जेम्प्टेड है ये, क्योंकि तूने टैक्स पे नहीं किया है इस पे, उसने टैक्स पे किया है, तो एग्जेम्प्टेड है क्रेडिट रिवर्सल के पर्पस के लिए, उसके लिए है। रजिस्टर्ड भी हो सकता है ना वो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है ना सर। थोड़ा सा प्रिंट आउट ठीक नहीं है, लेकिन ये एक रूल 7 है। आपको बाइफरकेट करना है जब भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए बिजनेस पर्पसेस के लिए क्या है। अगर बिजनेस पर्पस के लिए आईटीसी अवेलेबल है, अगर बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है तो आईटीसी अवेलेबल नहीं है। अगर आप जो बाकी अगर आउटपुट के बेसिस पे देखते हैं तो अगर आपकी पार्टली सप्लाई टैक्सेबल है, टैक्सेबल में जो जीरो रेटेड का, जब भी हम टैक्सेबल सप्लाईज देखेंगे तो जीरो रेटेड को साथ में देखेंगे, यानी कि जीरो रेटेड सप्लाईज को उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल बताया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जीरो रेटेड सप्लाईज क्या है, एक बार हम ये फैक्ट के बेसिस पे जान लेते हैं कि कोई भी एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट अगर हो रहा है तो अगर वो कुछ कंडीशंस क्वालिफाई करता है सेक्शन 16 की, तो उसको हम जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं, जिनके लिए क्रेडिट एलिजिबल हो जाता है। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब नहीं है नील रेटेड सप्लाई, बट इट इज समथिंग एक्सपोर्ट से रिलेटेड सप्लाई। इफ it is qualifying the condition of export, then it becomes zero rated for the purpose of taking input tax credit, क्योंकि उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आप फुल ले सकते हो। तो यही इसने किया है कि टैक्सेबल सप्लाईज का, जीरो रेटेड सप्लाईज का फुल मिल जाएगा आपको, लेकिन जो आप अगर नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड सप्लाईज करेंगे तो उनका आपको कुछ नहीं मिलेगा। वही मतलब जीरो रेटेड और नील रेटेड में फर्क है। जीरो रेटेड एक सप्लाई का नाम दिया है, वो टैक्सेबल है, एनी रेट से टैक्सेबल हो सकती है, लेकिन वो एक्सपोर्ट के लिए है और रिफंड जिसमें आईटीसी क्लेम करना होता है, तो उसको जीरो रेटेड सेक्शन 16
ऑफ IGST एक्ट में डाला हुआ है, उसने उस सप्लाई को जीरो रेटेड मान लिया जिस पे आपके लिए इनपुट क्रेडिट एलिजिबिलिटी की है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये रहेगा। अब इसके लिए ये रूल 7 है कि किस तरीके से आपने इनवॉइस लेवल पे ये बाइफर्केशन करना है। जैसे मतलब प्रोसीजर ये है कि जैसे आपके पास में इनवॉइस आएगा, आपके अकाउंट से या आपके पास से वो बंदा ट्रेन होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि जैसे मानो उसके पास में कोई इनवॉइस आया तो उसको 3 चीजें सबसे पहले डिफाइन करनी है। सबसे पहले देखना है कि क्या कोई चीज इस इनवॉइस में ऐसी है कि जो नॉन बिजनेस के लिए है। अगर यस तो उसको बना दो T1। जैसे टोटल क्रेडिट, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे इसमें टोटल क्रेडिट है, हम एक का ले लेते हैं, इसमें सबके पास है ना, CGST का ले लेते हैं, CGST का, बाकी सबका ऐसे ही चलेगा, सबका डिस्कशन में नहीं आएगा, CGST का ले लेते हैं। तो CGST का मेरे पास में टोटल क्रेडिट अवेलेबल था 1 लाख रुपए, ठीक है ना सर। अब 1 लाख रुपए में से सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि क्या इस 1 लाख रुपए में से कोई सप्लाई ऐसी है कि जो नॉन बिजनेस पर्पज के लिए है। अगर मैं बोलूंगा यस तो मैं पूछूंगा कितना अमाउंट है, कहते हैं 10,000 रुपए, ठीक है ना। उसके बाद में फिर पूछेंगे कि कोई क्रेडिट ITC ऐसा है जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाई में यूज हुआ है। तो अगर आएगा यस तो वो 10,000 रुपीज आ गया, ठीक है ना। तीसरी बात मैं पूछूंगा कि अभी हमारे पास, हम एक सेक्शन और डिस्कस करेंगे ब्लॉक्ड क्रेडिट का। अगर कोई ब्लॉक्ड क्रेडिट है क्या, कोई सेक्शन 5 सब सेक्शन 5 में कवर होती है, कोई ब्लॉक्ड क्रेडिट है, अगर है तो 5,000 हमने उसका मान लिया। तो टोटल मेरा जो डिस्क्वालीफाइड, जो नॉन एलिजिबल क्रेडिट है, कितना हो गया 25,000। एलिजिबल क्रेडिट कितना हो गया 75,000 हो गया। इस 75,000 में से अब मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूं कि कौन सा क्रेडिट मेरा ऐसा है कि जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड सप्लाईज के लिए है। 50,000 है, 50,000 मैंने माना 50,000 है ऐसा, तो 50,000 को मैं फिर अगेन इसको मेरा 75,000 जो आया है ना 75,000, उसको मैं एलिजिबल क्रेडिट को अपने क्रेडिट लेजर में ले जाऊंगा इसको, ठीक है ना। तो मेरे क्रेडिट लेजर में कितना अमाउंट जा चुका है 75,000। 25,000 ऐसा था जो मेरे को मिलना ही नहीं था। इस 75,000 में से कुछ अमाउंट ऐसा है कि जो कॉमन क्रेडिट हो सकता है, तो मतलब टेलीफोन वाला या कुछ इस तरीके का। तो इसको मैं 2 भागों में बांट लेता हूं। पहले ऐसा बांट लेता हूं कि जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए है, तो मानो 50,000 एक्सक्लूसिव टैक्सेबल के लिए, तो 25,000 ऐसा है जो दोनों के लिए हो सकता है। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि इसमें नॉन बिजनेस भी हो सकता है, इसमें GST, इसमें वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई वाला भी हो सकता है और टैक्सेबल वाला भी हो सकता है। तो बिजनेस के लिए उन्होंने कहा है कि नॉन बिजनेस के लिए हम आपको कहते हैं कॉमन में से आप 5% माइनस कर दो, कॉमन क्रेडिट का 5% आप डिडक्ट कर दो। तो ये हमने अगले में कॉमन क्रेडिट का 5% डिडक्ट किया है, ऐसा इसमें डाला नहीं है। कॉमन के लिए 5% डिडक्ट डाला हुआ है, हाँ, कॉमन के लिए 5% डिडक्ट कर देंगे हम, और उसमें से जो बच जाएगा मेरे पास में, उसको फिर मैं एग्जेम्प्टेड टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर में बाइफरकेट करूंगा, और बाइफरकेट करके मेरे पास में 1,250 रुपए वो आ जाएगा जो मेरा एग्जेम्प्टेड टर्नओवर के लिए इस कॉमन क्रेडिट में से है। नहीं, 5% को हमें अपने आउटपुट लायबिलिटी में लेके जाना पड़ेगा। ये नॉन बिजनेस वाला प्लस एग्जेम्प्टेड सप्लाई वाला कॉमन क्रेडिट में से जो निकल के आ रहा है, तो ये जो 6,250 प्लस 1,250, ये 7,500 रुपए जो हो गए, इसको जो मैं अभी तक कितना ले गया था क्रेडिट लेजर में 75,000। 75,000 में से अगर मैं 7,500 घटा दूं तो कितना आएगा 67,500। तो ये मेरा क्रेडिट असलियत में मिलेगा, लेकिन क्रेडिट लेजर में मेरा कितना गया 75,000, और ये जो 7,500 है मेरे को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में डालना पड़ेगा। ये इस तरीके से डिवीजन किया है इन्होंने सेक्शन 17 ने। एलिजिबल आप क्रेडिट आप 75 का ले लोगे, लेकिन कॉमन क्रेडिट का जो रिवर्सल करना है वो आउटपुट लेजर में डालना है आपने, जो 7,500 बनता है इस एग्जाम्पल के तहत। और ये आपको हर टैक्स के लिए कैलकुलेट करना है, हर इनवॉइस पे CSI है। सर ये लग रहा है, पता इम्प्रैक्टिकल इसलिए लग रहा है, अभी हम ऐसा डिस्कस कर रहे हैं। वहां तो क्या होगा कि सारा आपका सॉफ्टवेयर आपको काम करेगा, आपने सिर्फ ये बताना है कि भाई
तीन फिगर बतानी है आपने। एक तो ये बतानी है एक्स, देखो जो चीज़ें आपको पता है वो तो आप ही बताओगे, और क्योंकि वो सेल्फ असेसमेंट भी है, आप बताओगे कितना नॉन बिजनेस है मेरा, बता दोगे। अगर आप कहोगे जीरो, जीरो ओके। कितना आप बताओगे एग्जेम्प्टेड, आपको पता है कि मेरे लैंड वाले बिजनेस के लिए ये बिल है, तो आप उसको हटा दो ना वहाँ से, आप कह दो पूरा ही है। तीसरी चीज़ आप ये बताओगे कौन सा मेरा टैक्सेबल सप्लाईज के लिए है, बाकी सारी चीज़ें सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा, सिस्टम ड्रिवन है। बट एनी हाउ इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना। तो ये पूरा जो क्रक्स है, यही इस रूल का क्रक्स है, बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा बनाया हुआ है। जब आप पढ़ोगे तो 5 बार में समझ में नहीं आएगा, 10 बार में भी आ जाए तो बड़ी बात है, लेकिन मतलब अगर रूल को पढ़ेंगे बिना एग्जाम्पल के तो समझ नहीं आएगा। तो अब हम ब्लॉक्ड क्रेडिट्स पे आते हैं। इसमें और भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, वो मैं अभी बता नहीं रहा, लेकिन बता देता हूं थोड़ा सा। इसमें क्या है कि जो एग्जेम्प्टेड टर्नओवर और जो टोटल टर्नओवर लोगे वो आप प्रीवियस ईयर का लोगे, जब ईयर खत्म हो जाएगा तो फिर आप एक्चुअल लोगे, फिर उसका रिवर्सल दोबारा करोगे। तो अभी भी ऐसे ही है, लेकिन बट इट इज अ थिंग, वो इजी है, निकल जाएगा, कैलकुलेशन है, इट्स नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कोई कंसेप्ट नहीं है। तो अब आगे हम बैंकिंग कंपनी के लिए। तो आई थिंक वी कैन ब्रेक फॉर अ टी। हाँ, ओके, विल कंटिन्यू फिर सेक्शन 17 सबसेक्शन 4।